जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर लेकर प्रोग्राम आया हूँ सब रंग। और आज का जो सब रंग है उसमें हम बात करने जा रहे हैं जो लैंड माफिया है हमारे मुल्क में। वो इतनी ताकतवर है कि जो हमारी हुकूमत है वो भी उसके सामने बिल्कुल बेबस है। और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी कई जगह पर बहुत बेबस नज़र आती है। इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और बात करने जा रहे हैं राजनपुर का एक शहर है रोजान। वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं जनाब आबद लगारी साहब। असिस्टेंट कमिश्नर थे क्योंकि उनको उनकी सीट से भी हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक करप्शन जो है लैंड माफिया के हवाले से उसकी हाईलाइट की है और अपने डीसी को ख़त भी लिखा। लेकिन जो डीसी हैं जनाब आमर नाइक साहब, उन्होंने कोई इस पर मतलब कि फॉरवर्ड जो क्या कहते होते हैं कदम नहीं उठाया और कोई तफ्तीश वगैरह जो है वो नहीं की। बजाय इसके कि इस पे कोई पेशकदमी होती, बल्कि उनको वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन इसमें सिर्फ़ डीसी जो आमर नाइक हैं, सिर्फ़ वो ही नहीं, बल्कि वहाँ के राजनपुर के जो सरदार लोग हैं, जो सरदारान हैं, वो भी इसमें पूरे-पूरे मुलव्वस हैं या उनकी पुष्ट-पनाही पूरी-पूरी हासिल है इस चीज़ में। इस पे हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर, एक अच्छी पोस्ट होती है, अगर वो किसी एक पटवारी को वहाँ से ट्रांसफ़र करे जहाँ पर वो पैसे कमा रहा हो, तो उस असिस्टेंट कमिश्नर की ज़िंदगी को जो है वो जहन्नम बना दिया जाता है। और ऐसे केस जो हैं वो पहले मौजूद हैं, लेकिन मैं उस तफ़सील में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये स्टोरी जो है ये फ़ॉलो की है हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब। उन्हीं के साथ हम पूरे ये सवालात और जवाबात जो हैं उनसे लेंगे कि ये सारा मसला और ये क्या केस है और क्यों आबद लगारी साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको हटा दिया गया है, उस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, हम इफ्तिखार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी, इफ्तिखार भाई, मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि आज जो कुछ गड़बड़ हो रही है सिस्टम में। हमने करना तो ये प्रोग्राम लाइव था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सिस्टम की वजह से हम लाइव नहीं कर पा रहे। बहरहाल इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम भी हम आइंदा करते रहेंगे। लेकिन ये जो आबद लगारी साहब हैं असिस्टेंट कमिश्नर रोजान के, इनके साथ क्या किस्सा पेश आया और इन्होंने जो हाईलाइट की करप्शन, वो कौन-कौन उस करप्शन में मुलव्वस हैं, ज़रा इस पे ज़रा हाइलाइट कीजिएगा। देखें, आबिद लगारी असिस्टेंट कमिश्नर था, 2 महीने रहा है उधर रोजा में। तो उसने अप्रैल में एक लेटर लिखा कि जनाबे वाला ये जो आपके इस इलाके के अंदर 40 से 50 हज़ार एकड़, उसने कुछ थाउजेंड एकड़ रिकवर की, रिट्रीव की, जो सरकारी लैंड थी, स्टेट लैंड थी। तो स्टेट लैंड बकौल उनके के इन्होंने स्टेट लैंड को रिकवर किया जी। ये 3 अप्रैल का उनका लेटर है। और उन्होंने कहा कि जी ये कोई 40 से 50 हज़ार एकड़ जो है वो लैंड जो है वो क्या कहते हैं, ये जो उसके जो सियासतदान हैं, पीटीआई के साथ रिलेशन रखने वाले, पीटीआई के साथ ताल्लुक रखने वाले मेजॉरिटी जो है, जिसमें रियाज मजारी है, जिसमें जाहिद मजारी हैं, ये बलक शेर मजारी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे उनके बेटे हैं। और फिर उनका आगे बेटा है शेर मजारी, और उसके बाद इसमें मौजम मजारी का भी उन्होंने नाम लिखा हुआ है। और दूसरे कोई लोकल जो सरदार हैं, जो मेजॉरिटी जो है पीटीआई के साथ उनका रिलेशन है। उन्होंने क्या किया, अमर नाइक साहब को लेटर लिखा कि जनाबे वाला ये इनको जो है इस पे इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि मैं इतने 1000 रिट्रीव कर चुका हूं, जबकि दोस्त मजारी जो है उसके इतने जो है वो उन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है। अब जब ये एप्लीकेशन उनको जाती है अपना डीसी को, तो डीसी जो है उसी मतलब अप्रैल के अंदर ही उनको किसी पॉलिटिकल टेलीफोन कॉल पर सस्पेंड कर दिया जाता है बकौल आबद के लगारी के। तो वो जब सस्पेंड किया जाता है तो ज़ाहिर है उनकी एक शो काज नोटिस जारी किया। जो शो काज नोटिस ये नाइक ने जो शो काज नोटिस जारी किया है इसने, तो उसके मुताबिक उसने ये कहा कि जनाबे वाला एक जनरल कंप्लेंट्स है कि तुम करप्ट हो। ओके, अच्छा, फिर उसने कहा कि जनाबे वाला तुम ऑयल कंपनी जो जाली हैं या जाली पेट्रोल पंप्स हैं
वो उन पर छापे नहीं मारे, उन पर जुर्माने नहीं किए, और उसके अलावा उसने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है उसके प्रोग्राम के एक वहां पर लोकल जो है उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम वहीद है, उससे 5 लाख रुपए रिश्वत तलब की है। अब ये उसमें एलिगेशंस थे, उस पर उसने रिप्लाई दिया। फिर जो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर हुआ है उधर से, स्पेशल सेक्रेटरी जो लोकल बॉडीज का है, ज़हूर उसका नाम है, उसको रिप्लाई किया इसने आबद लगारी ने। अब आबद लगारी ने ये रिप्लाई किया कि जनाबे वाला मैंने 17 एफआईआर दी हैं, और ये मेरे, और साथ उन्होंने लिखा कि ये मेरा चैलेंज है कि इस डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में इतनी एफआईआर किसी ने नहीं दी इस 2 महीने के अंदर, ठीक है ना। और उसके अलावा 5 लाख रुपया जो रिश्वत की आप बात कर रहे हैं तलब करने की, उसका कोई एविडेंस नहीं है, हालांकि कुछ इर्रेगुलर ये आप कह रहे हैं, जिसमें रियाज मजारी साहब जो हैं वो ऐसे नॉन प्रोफेशनल किस्म के लोगों को ठेके देते हैं कि जो मतलब जिनके पास इक्विपमेंट नहीं है, जिनके पास वो दूसरी जो कोई क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल को के लिए जो यूज होने वाली जो होती हैं मशीनें होती हैं, वो उनके पास नहीं है, ना उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इतने बड़े जो प्रोजेक्ट्स जो हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वो डील कर सकें। तो ये बज़ाहिर जो है वो उन्होंने फिर रद्द कर दिया था, डेवलपमेंट स्कीम्स जो थी उनकी, वो उन पर तकलीफ थी इनको, तो वो ये भी लेटर डीसी को गया हुआ है, ठीक है ना। फिर उस पर जब जवाब उन्होंने उस जो जवाब यानी डीसी ने आगे नहीं ये फॉरवर्ड किया कि जी चीफ सेक्रेटरी को गए। नॉर्मली जो डीसी का बॉस होता है वो कमिश्नर होता है, और कमिश्नर का बॉस जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है, उसके दरमियान में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी आ सकता है। तो कई साहब ने वो आबिद लगारी ने डीसी के जो शो कॉज नोटिस पर जो ये जो अहमर है लड़का जो है अहमर नाइक, इसके जो क्या कहते हैं शो कॉज पर ये उसको रिस्पॉन्ड किया है जो स्पेशल सेक्रेटरी ज़हूर है। तो हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं सिविल सेक्रेटेरिएट में, उन्होंने ये चीज़ को रिवील किया है कि हाँ ये उसने एक जवाब दिया है आबिद लगारी ने, और उसमें तमाम जो एलिगेशंस हैं उसको उसने कहा कि ये मेरे पर जो झूठे हैं और ये सियासी बुनियाद पर लगा है। बल्कि उसने यहाँ तक कहा है कि मेरी जान को खतरा है, शायद वो मतलब मिसिंग है या क्या है ये। तो कहने का मकसद ये है कि चीफ सेक्रेटरी ने, जो चीफ सेक्रेटरी सूबे का और इन सब का क्या कहते हैं फादर होता है एक तरह का, जो जवाद रफीक साहब हैं, तो जवाद रफीक साहब ने पूछा नहीं इनसे बुलाकर कि भाई तुमने इतने बड़े बड़े जो एलिगेशंस लगाए हैं उसका सबूत आके मुझे दें, और ये सरकारी लैंड है, स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड की बात हो रही है। उन्होंने ये 40-50 हजार एकड़ की जो बात की है वो स्टेट लैंड की है। उसमें दोस्त मजारी साहब ने वो जो आपने जिक्र किया था वो लेटर के अंदर जो है कि मनोज जी, जी। कुमार साहब एक कोई पार्टी थी, उन्होंने कोई वहां से कोई लीज ली 1500 एकड़ या इससे ज्यादा कोई, तो वो बजरी के लिए, वो ग्रेवल जो रहता है इशू के लिए, ये दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर, तो ग्रेवल लीज उसे कहते हैं बजरी के लिए। तो वो जब बजरी के लिए उन्होंने लिया तो दोस्त मोहम्मद मजारी या उनके जो कारिंदे थे उन्होंने वो जो उसका जो मुनाफा था उसका 80% डिमांड किया, ये लेटर के अंदर लिखा हुआ है। यानी जी, जी। भत्ता, भत्ते का नाम दिया है उन्होंने। तो 80% भत्ता जो है, मुझे बताएं कौन बंदा बिजनेसमैन जो है वहां पे कारोबार करेगा अगर उसे सही 80% भत्ता। और ये वो लोग हैं जो पीटीआई के जो क्या कहते हैं के सपोर्टर हैं, और पीटीआई के आप देखें दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर है, ये भी पीटीआई की सपोर्ट कर रहा है, और रियाज मजारी है वो एमएनए है, पीटीआई का एमएनए है। और इसी तरह जो दूसरे क्या कहते हैं लोग जो हैं जाहिद हैं और शेर बाजारी और मौजम, ये सब मोर और लेस पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या सपोर्टर्स हैं। अब ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि इस पर चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि फौरी तौर पर एक कंडक्ट करवाता, लेकिन चीफ मिनिस्टर कैसे करवाता। आप दोस्त मजारी के साथ वो बैठा हुआ नजर आ रहा है, रियाज मजारी के साथ इमरान खान साहब बैठे हुए। अब मुझे 100% उम्मीद है कि इमरान खान की नॉलेज में ये लेटर लेट पहुंचा होगा। अब मेरी इतला के मुताबिक इनको लेटर मिल चुका है, इमरान खान साहब को ये लेटर भी मिल चुका है, उन्होंने
चीफ सेक्रेटरी साहब की भी नॉलेज में अब आ गया है, इवन उस्मान बुजदार के पास भी इसकी नॉलेज मौजूद है। ये मुझे चीफ सेक्रेटरीट से इंफॉर्मेशन है। जी जी काई साहब, ये मेरे पास एक लेटर है, वो जो जवाब ज़हूर साहब को इन्होंने दिया है, आबिल लगारी साहब ने, ये पंजाब सेक्रेटेरिएट से ही मैंने लिया है अपने सोर्सेज से। तो वो स्पेशल सेक्रेटरी को उन्होंने एड्रेस किया है। स्पेशल सेक्रेटरी का नाम है ज़हूर हुसैन साहब। ये 5 मई को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इस बात पर। तो उसमें ये चीज़ें तमाम उन्होंने मेंशन की हैं और उनके जवाबात दिए हैं कि जनाबे वाला मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है। और दूसरा ये जो मुस्लिम जो MNAs और पॉलिटिकल फिगर्स की आपने बात की है, इस पर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मेरी इत्तला के मुताबिक, मैंने कल भी चेक किया है, परसों भी चेक किया, और आबिल लगारी साहब भी मतलब उधर मैंने कोशिश की है कि रोजा में उनको चेक करूं, तो वहां पे रोजा में वो नहीं अवेलेबल है, ना उनका कोई पता है। तो उस पे होना क्या चाहिए था। अच्छा, दूसरा आपको मैं एक बात बताऊं कि ये एक हिरा रिजवान थी, जो आपने बात की कि पटवारियों की बातें माननी वो ज्यादा ताकतवर होते हैं। जी जी अंसार अब्बासी ने एक रिपोर्ट शाया की थी 2018, जब ये PTI की गवर्नमेंट जो है वो आ गई थी इधर अपना मरकज के अंदर। तो वहां पे उन्होंने कहा था कि आज भी PTI की गवर्नमेंट के अंदर भी पटवारी उतना ही ताकतवर है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर की उन्होंने छुट्टी करवा दी। हीरा रिजवान जो थी वो रहीम यार खान में असिस्टेंट कमिश्नर थी। जी जी ये बिल्कुल निसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट पड़ी हुई है। तो उनके सही है। मुताबिक जो उन्होंने कुछ पटवारियों के तबादले किए थे। अब तबादला जब किए थे तो वो जनाब चे जाएगा कि वो पटवारी जो है मतलब उनके ऑर्डर्स हो, तो अगले दिन डिप्टी कमिश्नर को पटवारियों ने इतना मजबूर कर दिया कि वो उस बेचारी की ट्रांसफर कर दी गई और इवन उसका घर छीन लिया गया। रात को पता नहीं वो कहाँ सोई है क्या नहीं। ये एक नई स्टोरी जो है वो आपके सामने आई। जब आज मुझे बताएं वो हीरा रिजवान किधर है, मुझे बताएं कि पटवारी इतना, यही तो मसला था। इमरान खान साहब जब तशरीफ लाए थे तो 2 बातें होती थी, पटवारी कल्चर और SHO कल्चर, इसको तब्दील किया जाएगा। लेकिन ना सही पटवारी कल्चर तब्दील हुआ ना वो है। खास तौर पर ये जो बड़े बड़े आपने नाम लिए हैं, ये जो आबिल लगारी साहब ने जो नाम लिए हैं, ये क्या प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी नॉलेज में नहीं है क्या? जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या दूसरे जो लोग हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। मैंने फिर PM सेक्रेटेरिएट से भी इनडायरेक्ट राब्ता किया, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उधर राब्ता किया, तो मेरी ला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज में है कि आबिल लगारी की तरफ से ये लेटर आया है, ठीक है ना। लेकिन उसका अभी तक कोई मेरा ख्याल वो नहीं हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई ना। उस्मान बुजदार के उसकी नॉलेज में भी है, चीफ सेक्रेटरी की भी नॉलेज में है कि जाहिर है कि जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है आबिद लगारी की और वो ज़हूर हुसैन को भेज रहे हैं, क्या उनकी नॉलेज में नहीं है? और अगर उनकी नॉलेज में नहीं है तो दानिस्ता तौर पर वो इन क्रिमिनलिटीज को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इस बच्चे को बुलाएं, आबिद जो लगारी है उसको बुलाएं, और वो बच्ची जो है हीरा रिजवान जो है असिस्टेंट कमिश्नर, वो कहाँ पे है इस वक्त, उनको बुलाएं। और ये जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए, मैं तो अभी तक एलिगेशंस कह रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेट नहीं हुए, और ऑब्वियसली इन लोगों के पास कोई सबूत होंगे। तो ग्रेड 17 का अफसर जो है वो डिप्टी स्पीकर पर, MNAs पर, मिनिस्टर्स पर और इतने जो इल्जाम संगीन लगाए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं कि तुमने जनाब वो ऑयल जो है कंपनीज को पकड़ा नहीं है तुमने, वो कहता है मैंने 17 FIR दी है। फिर वो कहता है कि जी ये ठेके जो है करोड़ों के ठेके हैं, जो आपने अभी इधर स्क्रीन पर भी वो ठेकों की लिस्ट जो चलाई है, वो ठेके जो हैं वो जाहिर है उस पे जो उन लोगों को दिए जा रहे हैं विद द कंसेंट ऑफ रियाज मजारी, जिस तरह वो उन्होंने आबिद लगारी ने लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर को इस मौके पर टेकअप करना चाहिए। इसके इनको बच्चों को बुलाएं, इसको आबिद लगारी को भी बुलाएं, हीरा रिजवान को भी बुलाएं, ठीक है ना। तो इनको पूछा जाए और उनकी इन्वेस्टिगेशन खुद करवा लें। आप सदफ जो है वो सोनिया सदफ जो आपने देखा होगा, वो एक जी जी असिस्टेंट कमिश्नर थी सियालकोट की, जिसको जी डांटा जी था फिरदौस आशिक अवान ने। जी जी तो उसको तो जी चीफ सेक्रेटरी ने फौरन बुला लिया, उसको फौरी तौर पर उसको क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से भी कॉल चली गई, और उसके बाद जनाब उस्मान बुजदार साहब ने बच्ची को बुला लिया कि जनाब गलती हो गई या क्या हो गया, अब नहीं इस तरह होता है, हाथ हौला रखो, ये करो वो करो। और जबकि इतने संगीन इल्जाम लगे हुए हैं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के 50,000 एकड़ जो है वो मिलियंस की वो उसकी क्या कहते हैं उसकी कीमत है, अरबों रुपए की उसकी कीमत है।
और अगर ये एलिगेशन सही है तो आपका क्या ख्याल है, क्या करप्ट लोगों को पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है उसका प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का, उसमें ये लिखा हुआ है कि लैंड ग्रैबिंग का एक स्पेशल सेल हम खोल रहे हैं, और वो अप्रैल का लेटर है और आजम खान ने उसको साइन किया हुआ है, ठीक है ना। उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल ये सेल खोला है, ये उसमें जनाब लैंड ग्रैबिंग के जो केसेस हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, तमाम उनको जो है वो उनको गाइडलाइंस दे दी गई हैं, और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में भी अच्छा, लिखा है उनका। इफ्तिखार भाई ये जी बताइएगा कि जी पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं जनाब बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब, वो सो कॉल्ड वसीम अकरम अकॉर्डिंग टू इमरान खान, और उनको बड़े बैक करते हैं इमरान खान। तो क्या जो चीफ मिनिस्टर हैं वो और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो इमरान खान का जो ऑर्डर होता है उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? मुझे नहीं लगता। देखें, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बच्ची है थी, वो जो बेवा थी जिसने 5 लाख रुपया रेंट इमरान खान को दरखास्त करके की कि मैं बेवा हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं जी है, आपको क्या देयर शुड बी इनबिल्ट मैकेनिज्म कि ठीक है ना, वो उसने तो वो एसपी की भाई था जिसने उसका घर लिया हुआ था, वो ऐसी फौरी है। तौर पर सीसीपीओ जो डोगर था उसने अगले दिन पता नहीं अपनी जेब से दिए, कहां से दिए, उन्हें 5 लाख उसको दे दिए, हालांकि बिल्कुल। खुद वो कह रहा था डोगर कि भाई इस पर स्टे लिया हुआ है उसने। अब वो स्टे किधर गया जब 5 लाख रुपए दिया था? अब ये लैंड ग्रैबर्स क्या करते हैं कि किसी के कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद उस पर छोटा मोटा स्टे भी ले लेते हैं। ये इस्लामाबाद का एक केस था मेरे पास, तो उस पर जनाब यहाँ के जो क्या कहते हैं आईजी हैं काजी जमील साहब, उन्होंने बड़ा जबरदस्त उस पर एक्शन लिया, और जो केस था वो उनका जमील साहब हैं, काजी रेहान जमील वो साहब। आईजी हैं, और वो काजी रेहान साहब हैं एक, उन पर उन्होंने कल एफआईआर दर्ज करवाई, और सही। लैंड ग्रैबिंग के तमाम उस पर जो हो सकते हैं, उस पर जो दफात लग सकती हैं उन्होंने लगवाई, और खुद उन्होंने लैंड ग्रैबर को बुलाकर उससे कहा कि भाई तुम अपना सबूत पेश करो। अब मुझे ये बताएं कि अगर बनी गाला पर कोई कब्जा कर लेता बाई जोर और अगले दिन जाकर स्टे ले आता है, तो क्या मेरा अब वो स्टे लीगल होगा या इलीगल होगा? मुझे ये पता होना चाहिए। तो ये कहने तो का मकसद अदालतों ये है। ये तो अदालतों का जी काम है ना सर, अदालतों का जी काम है ना जो इस किस्म के स्टे ना दिया करें। सर देखें, इल्जाम इल्जाम क्या बात होती है, यही क्या होते हैं, ये स्टे ले लेते हैं, कई कई साल जो स्टे चलते हैं, और वो घरों पे कब्जे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुकम्मल कर लो अदालतों के बाद। अदालतों का होना ये चाहिए, जब प्राइम मिनिस्टर ने सेक्रेटेरिएट ने ये बात कही है कि ये घर काजी अपना जावेद साहब का है, ठीक है, काजी जावेद साहब ने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं लैंड ग्रैबर से पूछा गया कि तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि घर तुम्हारा है, ठीक है सही। ना, तो वो जनाब उसके पास ना हो। एसपी भी बैठा हुआ है, एसपी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जन आर जो रेवेन्यू का है वो भी बैठा, उसने कंफर्म किया कि ये इन्हीं का घर है, रेहान साहब का घर है। तो वो जनाब उसके बाद एफआईआर होती है। अच्छा, होना ये चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं बराह रास्त ये बात कर रहा हूं कि उनके साथ या सीनियर सिविल जज बैठा दें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बैठा दें, सही। उनका उनको मौके पर फैसला करें कि जनाब एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ये डॉक्यूमेंट्स में ये बंदा कहा कि आपने अगर कोई बात करनी है, सिर्फ एफआईआर उस बात पे दर्ज है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि लैंड ग्रैब किया तुमने, ठीक है ना, वो लेकिन इस आपको बात पर याद उनको, होगा, लेकिन और भी कब्जा तो आपको, फौरन देना चाहिए ना उसको। जी जी तो मेरी इफ्तिखार प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है कि ये उस जी पर जी तवज्जो इफ्तिखार दें, और उनका जी, तो जी मेरे हिसाब इफ्तिखार में जी इफ्तिखार भाई, जी आपको सर याद होगा कि लाहौर में खोखर बरदरान जो हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, लेकिन वो भी जमानतें हो गई, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। उन्होंने भी, जी वैसे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी जो लैंड्स होते हैं उनको ज़्यादा ये लैंड माफिया जो है अपने कब्जे में लेती है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो आएंगे 2-4 हफ्ते रहेंगे चले जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। सर, बिल्कुल ऐसे ही है। एक और है फिदा साहब, इधर हैं, लेकिन उनका भी केस टेकअप किया गया था यहाँ पे, तो वहां पे भी उसको एसएसपी साहब ने बुलाया, कंसर्न एसपी ने भी बुलाया, उनकी एसएचओ पर थी बात कि उन्होंने एसएचओ ने उनको धमकी देकर भगा दिया और रिश्वत मांगी थी। उन्होंने मेरे ख्याल एसएचओ को तो फौरन सस्पेंड कर दिया, उनको बुलाया हम्म। कि हाँ भाई ये तुम्हारे पास एप्लीकेशन आई थी, तुमने किया कि नहीं, और साथ ही उन्होंने उसकी माफी मांगी और खाना शाना खिलाया, फिर उसको कहा कि हम वो लैंड ग्रैबर से उन्होंने मकान छुड़ाने का भी वो ईद से पहले उन्होंने उनको मतलब उसका मामला सॉल्व किया था। लेकिन चले मेरा ठीक। कहने का मकसद ये है सर कि आप ये बताएं कि ये जो डीजी खान है,
इसी में क्यों डाकू पैदा होते हैं। आप ये जी, जो जी, अभी राजनपुर बड़ा मशहूर है इस मामले में। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आप ये देखें, पिछला 2-3 दिन पहले अगर वो ऑर्डर किया था प्राइम मिनिस्टर ने उस पे जनाब खुदा बख्श, वो जो लाड़ी आपने देखा होगा, बंदा शहीद जी, कर जी। रहा है, कत्ल कर रहा है, और पूरा पाकिस्तान जो लर्ज गया था। और फिर आपको बेशुमार वीडियोस मिलेंगी जिसपे डाकू ये कह रहे हैं कि हमारी जमीनों पर ये सरदारों ने लैंड ग्रैबिंग की हुई है। तो वो उसका सलूशन होना चाहिए। उसकी रिएक्शन में हम लोग बने हुए हैं। फिर होता क्या है कि कुछ सरदार उनको पाल फिर लेते हैं, जब जाहिर है कि उनकी गर्दनें काटने को फिर रहे होते हैं। ये जो असला आया है, ये जो डाकू आए हैं, ये बेसिकली जो डीजी खान पूरा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो इसके अंदर ये ज्यादा, फिर खास तौर पे ये जो बलोचिस्तान, ये राजनपुर क्यों है, रोज ये इसके साथ वो लगता है, बलोचिस्तान भी लगता है, इसके साथ सिंध भी लगता है। तो वहां पे ये ज्यादा डाकू पाए जाते हैं। फिर कच्चे का इलाका है, इसमें मेजोरिटी अभी जो इसको मारा है इन्होंने सीटीडी ने, तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने पर मारा गया। और उस वहां पे जो लोग हैं, वो जो सरदार, वो कहते हैं सरदार हमें पालते हैं। ये इस पर भी बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट उसने लिखी है, अंसार अब्बासी ने, कि भी ये जो ज्यादातर जो डाकू जो बने हैं वो लैंड ग्रैबर्स की वजह से बने हैं और उनके मकाना छीने गए। अब मेरा जो कहने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज में भी अब आ गया, ठीक है ना। ये मेरे कंफर्म किया है किस प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीज में जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, और इवन उस इलाके में अब जो ज़ाहिर चीफ सेक्रेटरी को की नॉलेज में भी आ गया, और उस पे भी है। तो अब इसका हल क्या होना चाहिए ना, इसका कोई सोल्यूशन होना जी, चाहिए ना। बिल्कुल, सोल्यूशन ये बिल्कुल होना सॉल्यूशन चाहिए होना चाहिए। कि पूरे, जी, जी सर, बिल्कुल सॉल्यूशन होना चाहिए इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना मतलब कि चाहिए। मतलब जी, या जी। तो वो उसको पकड़े जो आबद लगारी को, भाई तुमने झूठ बोला है। दूसरी बात, वो साबित करे कोर्ट में, या प्राइम मिनिस्टर को बुला लें उनको। सर ये कोर्ट्स में मत जाएं, प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, उन दोनों को, हीरा को भी बुलाएं कि तुम्हें पटवारियों को तब्दील किया तो किस किस सरदार के कहने पर तुम्हें उसको इतना जलील किया गया, हीरा रिजवान को, ठीक है ना। ये रहीम यार खान का वाकया। फिर ये इनको उसको जो कहा गया, क्या वो नो गो एरिया है, क्या वहां पे कोई ऐसा काम नहीं होता। क्या कहते हैं, उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। सोल्यूशन ये होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर सारे तौर पर पूरा डिवीजन जो है, जो क्या कहते हैं डीजी खान, उसको जनाब आप क्या कहते हैं सील कर दें, या किसी तरीके से उस पर एक स्पेशल ऑर्डिनेंस लगा दें। वहां पे ये चेक करें, ये जो 50,000 एकड़ की बात कर रहे हैं। फिर रिसेंटली ये जो आपके ये जो उस्मान बुजदार साहब हैं, वसीम अकरम प्लस, इन्होंने डायरेक्टर एंटी करप्शन को भी सस्पेंड किया था, ठीक है ना। वो डीजी खान गए थे, तो वहां पे शायद मुजफ्फरगढ़ के एक एडीसीआर को भी सस्पेंड किया था। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्योंकि उसकी तो इतनी जरूरत नहीं है उस्मान बुजदार की, कि ये इतने बड़े बड़े जो पीटीआई के मेरा डिप्टी स्पीकर का जो नाम लिया है इन्होंने, आबिद लगारी ने, फिर उस पर दूसरे जो साहब हैं जो रियाज मजारी साहब हैं, आप कैसे ये इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। क्या उस्मान बुजदार जो है वो आम शख्स के खिलाफ वो कर सकता है। ये जो आपने बात की है खोखर साहब की, तो खोखर साहब जो है, क्या उसको ऑर्डर हो गया कि अपना ये मकान गिरा दो, और ये गिराने आ जाए, पहुंच गए, तो खोखर साहब अगर स्टे ले लेते हैं, फर्ज करें, तो क्या ये बंद कर देंगे उनको। तो ये स्टे जो है, ये इस किस्म के मामलात में ये स्टे होना ही नहीं चाहिए। अगर सही। डीसी या डिप्टी कमिश्नर और 7 जज जो है, कंसर्न जज जो वहां पे बुला लें, एडिशनल सेशन जज को भी बुला लें, ताकि मौके पे वो, अगर ये तय हो गया कि ये जमीन इसकी है। अब सही इस है। किस्म के मामलात में जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट देख रहा है, वो उनकी भी थोड़ी बहुत नाअहली साबित होती है कि आपके पास जनरल नॉलेज सारी मौजूद है। आप एक कॉमन मैन, इस्लामाबाद बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे अब उसमें कहने में कोई शक नहीं है कि आईजी साहब ने 2-3 केस मैंने खुद देखे हैं, जो उसमें अब ये जो मुकदम का केस है, वो कत्ल का केस है, ये मतलब वो पूरी तनदही से काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो चले। इस किस्म के जो मामलात हैं लैंड ग्रैबिंग के, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात कर रहे हैं, अब पीछे लोगों के प्लाटों पे कब्जे हो जाते हैं, ठीक है ना। प्लाटों के कब्जे का सोल्यूशन क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें पाकिस्तान के सारे बैठ जाएं आराम से, इन एरिया पूरा, ये जो पहले ये इस बात की इन्वेस्टिगेट करें कि डाकू पैदा क्यों होते हैं, कौन कौन सा डाकू, उनको डाकुओं को भी मिले जाके, एजेंसीज को बुला लें कि डाकू जो है क्यों पैदा होते हैं, और क्यों किन एरियाज में ये क्यों है। आज से नहीं बैठे हुए, ठीक है ना। छोटू गैंग आप देख लें, वो भी शायद मजारी था, छोटू गैंग वो कर रहे होते थे। कौन कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहा है। एजेंसीज आपके पास है, एमआई आपके पास, आईएसआई आपके पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपके पास है, स्पेशल ब्रांच आपके पास है।
इतनी एजेंसीज होने के बावजूद आप इस चीज को क्यों नहीं करते कि इतने लीथल वेपन्स उनके पास होते हैं जो पता नहीं रॉकेट लॉन्चर टाइप है और टैंक एंटी टैंक किस्म के उनके पास मिसाइल है, इतना बड़ा असला कहां से आया है? ठीक है ना सर। तो मेरा आपसे गुजारिश यही होगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि इन दोनों को बुलाए, हीरा रिजवान को भी बुलाए, अब्बास लगारी को भी बुलाए और इवन चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाए। उनसे पूछे कि जनाब आपने पूछा क्यों नहीं है? ठीक है ना, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि जी आप, ये आपका काम था, क्योंकि ये उनके पास नॉलेज आ गई है सारी, एक एक चीज उनके पास है। और उस्मान बुज़दार से पूछे कि भाई ऐसा क्या आपका इंटरेस्ट है कि आप जो है वो एक्शन नहीं ले रहे? आप स्टेट पे कह सकते हैं। और इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि भाई मेरा बंदा हो या तुम्हारा बंदा हो, मैं तो छोड़ता नहीं हूं जो भी करप्ट। पीटीआई का है तो पीटीआई को नहीं छोड़ना चाहिए। अब सैफ रहमान को, उसका भी मकान आपने क्यों गिराया? आज वो मुस्लिम लीग नून का था। और ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये सोशल मीडिया पे ये खत वायरल हुआ है तो उसके बाद लोग ये बातें कर रहे हैं। सही है ना, नून लीग को ये बातें कर रहे हैं कि सैफ ठोकर ने कौन सी ऐसी कोई गलती कर दी थी, उसने भी कोई शायद छोटा सा। जी सर। जी चलें इफ्तिखार भाई, मुझे उम्मीद है कि जो गुफ्तगू आज हुई है वो यकीनन वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ से पहुँचना चाहिए, और कुछ ना कुछ जो इंतज़ाम है लैंड माफिया का वो ज़रूर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ओवरसीज़ की तो बड़ी बात करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, लेकिन जो उनके प्लाट्स हैं और उनकी जायदादें जो हैं वो रेगुलरली अभी भी जो है वो कब्जे हो रहे हैं। तो इनको चाहिए कि एक ऐसी कमेटी बनाएं या एक ऐसा अदारा कायम करें जो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी भी मुश्किलात जो हैं उसको देखें। तो चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यू वर्ड्स जी 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 इसमें सर ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी अप्रैल में एक लेटर, ये पड़ा हुआ है मेरे पास, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का, आजम खान ने साइन किया अप्रैल के अंदर कि मैंने जनाब उसमें एक ये जो है वो लैंड ग्रैबर्स जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लैंड ग्रैबिंग करते हैं उनके लिए स्पेशल उन्होंने कहा, लेकिन ये हो नहीं रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एरिया जो है डीजी खान का और रहीम यार खान, ये सारे ये बेसिकली सरदार ओरिएंटेड किस्म के एरियाज हैं। इस पे तमाम एक पूरी ओवरऑल एक क्या कहते हैं रेवेन्यू की टीम जाए और एक एक जो जहां पे कब्जे हुए हैं, और ये अगर टोटल आप फोरेंसिक करवा लेंगे, इस किस्म की जो बात करवा लें, तो आपको फायदा होगा इस बात का कि जनाब वहां पे निकल आएंगे, डीजी खान से भी निकल आएंगे, लोकल पाकिस्तानियों को भी निकल आएंगे, वहां पे इवन प्राइवेट लोगों के जिन पे कब्जे हुए हैं। सही। तो उस्मान बुज़दार से ये कहें कि जनाब ये इस पर जो अमल करें सारे, ये जो आबद लगारी, क्योंकि जब आबद लगारी के लेटर उठाया ना तो इस पे भी काम करें। जी सर। अपने जो वसीम अकरम है उनको कहें कि अब फास्ट बॉलिंग जो है वो करें और कुछ ना कुछ नतीजा निकालें। इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस स्टोरी को आप फॉलो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी का जो भी इंजाम होगा उस पर भी हम एक प्रोग्राम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। जी यही था आज का जो सब रंग है। वैसे हमने ये प्रोग्राम लाइव करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हमें ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, और इफ्तिखार भाई का मैं बहुत मशकूर हूँ कि वो हमेशा इस किस्म की स्टोरी जो है वो सामने हाईलाइट्स करते हैं और लाते हैं हमारे लिए। अगले प्रोग्राम तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा और इफ्तिखार भाई को भी। अल्लाह हाफ़िज़।